अंदर एंटर करते हैं तो पूरा आपको देख लिया गया। जैसे आपने गेट खोला तो एक नजर बोर्ड की आपके ऊपर पड़ गई। फिर आपने कैसे एंटर करना है, आपको किस तरीके से एंटर करना है, और फिर वहीं से आप गेट के अंदर आकर के या गेट के बाहर आकर के किस तरीके से आपको मैं कम इन बोलना है कि मैं अंदर आ सकता हूं, जो भी आपकी बोलने का तरीका हो हिंदी इंग्लिश में। लेकिन वो आप कैसे बोलेंगे, किस तरीके से बोलेंगे, ये चीज भी आपको देखनी होगी। फिर उसके बाद आपका दूसरी बात होती है कि जैसे आपने अंदर एंटर कर लिया परमिशन लेकर के, और उन्होंने आपको बोल दिया कि कम इन, अंदर आ जाइए, तो फिर आप आ जाते हैं अंदर। फिर उसके बाद आप क्या करें, फिर उसके बाद ये है कि जब आपकी जो चेयर है उस चेयर के पीछे, मतलब चेयर पर पहुंचने से पहले ही आप पीछे की साइड में खड़े होकर के वहां पर आपका जो भी अभिवादन हो, कि यदि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी टाइम है उस तरीके से, या नमस्कार सर, हाथ जोड़ करके भी, या फिर उस तरीके से जो है उसकी आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वहां पर आपका एक कॉन्फिडेंस दिखाई देना चाहिए। मतलब आप चेयर से पहले ही हो जाएंगे। फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या जो भी आपका वो है उसको विश करने के बाद आप खड़े हो जाएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ में आप खड़े हो जाएंगे। आप चेयर पे बैठ नहीं जाएंगे जब तक वो बैठने के लिए नहीं बोलेंगे, कि हो सकता है कि इसमें भी वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हो, आपका देखना चाह रहे हैं कि आप कहीं असहज तो महसूस नहीं कर रहे हैं, आप कहीं नर्वस तो नहीं हो रहा है कि आपको बैठने के लिए नहीं बोला गया है, ठीक है ना। फिर आप जब वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं फिर आप बैठेंगे, तो बैठने पूरी आप पोजीशन लें, है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा आगे झुक करके उनको थैंक यू बोले, ठीक है। जैसे उन्होंने बैठने के लिए बोला, आप बैठे, बैठने से पहले थोड़ा सा आप थैंक यू बोले, फिर आप पूरी पोजीशन लेंगे। आई कांटेक्ट, तो सबसे पहले तो आपका 2 बार आई कांटेक्ट अभी तक हो चुका होगा उनसे, कम से कम 2 बार। कैसे हो चुका होगा कि जैसे आप अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर तो इतना आई कांटेक्ट का वो नहीं है कि भाई हाँ आप पहुंचे, उसमें भी आपका एक तरीका होता है कि आपको अभिवादन करने का। आप सबसे पहले, यदि आप फीमेल हैं तो सबसे पहले जाकर के आप किसको करेंगे, चेयर पर्सन को करेंगे, जो चेयरमैन है। और ये अंडरस्टूड होता है जो बीच में बैठा हुआ है वही आपका क्या है, चेयरमैन है उस पैनल का। तो उससे सबसे पहले आप विश करेंगे, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं, और नहीं तो फिर ये है कि आप उनको बोल करके और 2 लोगों को देख भी सकते हैं, और चाहे तो आप इंडिविजुअल भी एक एक करके बोल सकते हैं। ज्यादा मेंबर है तो जरूरत नहीं है इंडिविजुअल बोलने की, तो चेयरपर्सन को ही बोल करके आप बैठ जाएंगे। और लेकिन आई कांटेक्ट आपका जो है ना वो तीनों मेंबर से हो जाना चाहिए, तीनों ही मेंबर से आपका आई कांटेक्ट है। एक नमस्कार सर, तो मतलब वो सभी को मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हमारा फर्स्ट आई कांटेक्ट किससे होगा, जो चेयरमैन है जो बीच में बैठा हुआ। उसके बाद 2 मेंबर हैं उनको भी हम देख लेंगे एक निगाह के साथ में। तो ये आई कांटेक्ट जो है ना वो बहुत बड़ा वो है, ये आपका इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। कहते हैं ना कि चेहरा बोलता है, और चेहरे में भी सबसे ज्यादा आंखें बोल देती हैं, कि साहब आंखों की गहराई से पता चल गया, है ना, आंखों आंखों में ही पता चल गया, आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। तो ये सारी चीजें होती हैं कि आपका आई कांटेक्ट बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होगा तो ये माना जाता है कि व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ, आई कांटेक्ट का मतलब होता है सहज तरीके से, बोले कि आंखों में आंखें डाल के, एकदम घूरना नहीं है भाई। आई कांटेक्ट तो ये भी हो रहा है ना साहब, एकदम से आंखें निकाल के रख ही दे रहे हैं आप कंचे की तरह, वो नहीं। मतलब आपको कांटेक्ट करना है सहज तरीके से, ना तो घूरना है और ना ही आंखें झुका के बात करनी है ना, कि बात चल रही है आंखें बोले झुकी हुई हैं नीचे की तरफ, या ऊपर की तरफ छत पे देखने जा रहे हैं सब, या साइड में इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, या बोर्ड मेंबर की तरफ तो देख रहे हैं लेकिन बोर्ड मेंबर के पीछे लगी हुई घड़ी पे हमारी निगाह जा रही है, या कुछ वहां सीनरी लगी हुई है तो उस पर हमारी निगाह जा रही है। मतलब आंखों में आंखें डाल के बात नहीं हो रही है। तो ये इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको आपको ध्यान रखना है हर समय, क्योंकि अच्छे से अच्छे लोगों की ना आई कांटेक्ट बिगड़ जाता है। तो ये शुरू से लेकर के लास्ट तक आई कांटेक्ट जो होना चाहिए वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपका होना चाहिए, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका आई कांटेक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ना
कि चेहरा बोलता है ना, कि चेहरा आपका बहुत कुछ कह देता है। मतलब चेहरे पर ही तो दिखाई देता है कि आप नर्वस हैं, चेहरे पर ही तो दिखाई देता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, चेहरे पर ही तो दिखाई देता है कि आप टेंशन में हैं, तनाव में हैं, और चेहरे पर ही दिखाई देता है कि आप बड़े रिलैक्स हैं। तो ये चेहरे का ही तो सब कुछ है। तो इसलिए हमें चेहरे को बिल्कुल जिस समय जैसे यानी कि उसकी जरूरत है वो भाव व्यक्त होना चाहिए। मतलब आपका चेहरे से ही एक्सप्रेशंस झलकने चाहिए। कहते हैं ना कि साहब चेहरे ने बहुत कुछ कह दिया। जैसे हम गुस्सा होते हैं क्या करते हैं, चेहरे का भाव बदल जाता है, एकदम से आंखें लाल हो जाएंगी, है ना, और एकदम से चेहरा तमतमा जाएगा आपका, और बहुत ज्यादा है तो होंठ फड़फड़ाने लगेंगे, अति जो हो जाती है बहुत ज्यादा, है ना, गुस्से में है। तो ये चीजें एकदम से, अब प्यार भरा जो होता है तो चेहरा कैसे कि हल्का सा यानी कि चेहरा मुस्कुरा देता है, आंखें ऐसे लगती है बिल्कुल शांत सी हो रही हैं। तो ये सारी चीजें आपका यानी कि ध्यान रखना है। चेहरे में आपके सबसे पहले आंखें, उसके बाद आपके होंठ, ये बहुत कुछ कहते हैं। और आंखों के ऊपर भौहें जो होती है ना वो भी बहुत कुछ कहती हैं, कहती है कि नहीं कहती है चेहरे पर। ये 3-4 चीजें जो है ना आपके चेहरे के जो बॉडी पार्ट्स है ना वो आपके बहुत कूल दिखना चाहिए, शांत दिखना चाहिए, नॉर्मल दिखना चाहिए। ना तो नर्वस दिखना चाहिए और ना ही टेंशन में दिखना चाहिए, और ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं दिखना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि साहब बहुत ज्यादा एक्साइटेड एकदम से दिख रहा है ना, और कभी एकदम से लो हो गए, एकदम से नर्वस हो गए, तो वो नहीं, एकदम से टेम्परेचर आपका अप एंड डाउन हो रहा है ना, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका बिल्कुल एक नॉर्मल बिहेव जो होता है ना वो चेहरे से रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हाँ लग रहा है कि व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत यानी कि अच्छे तरीके से चीजों को समझ रहा है। ठीक है, अब यह है कि सिर की स्थिति कैसी होनी चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है सिर बहुत हिलता है, जैसे हमारे अनुपम जी का बहुत हिलता था, लेकिन अब ठीक है। मतलब कुछ लोग होते हैं कि बात करते समय एकदम से पूरा चेहरे को मतलब सिर मतलब जो है ना पूरा घूम रहा है ना। ये तो आगे आगे एकदम से ऐसे मतलब कोई बात है कि एकदम सहमति दे रहे हैं तो बहुत तेजी के साथ में झटके मार रहे हैं, है ना। यदि असहमत है तो चेहरा सब कुछ पूरा हिला डाल रहा है, सिर को ही, चेहरा कुछ नहीं बोल पा रहा है, सिर बोल रहा है कि नहीं नहीं, है ना। तो ये इस टाइप से नहीं होना चाहिए। आपका कैसा होना चाहिए चेहरा, एकदम से कूल, सिर यानी कि आपका जो है ना स्टेबल होना चाहिए। हाँ, जब आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो हल्का सा यानी कि कहीं पर आप सहमति दे रहे हैं तो हल्का सा आपका क्या हो सकता है आगे की तरफ झुक जाना चाहिए। यदि आप किसी बात से असहमत हैं तो थोड़ा सा इस तरह से इशारा करते हुए कर सकते हैं। और इसी बात के लिए सहमति और असहमति के लिए यानी कि आप किसी चीज से एग्री कर रहे हैं तो थोड़ा सा आगे झुका करके, और यदि डिसएग्री कर रहे हैं तो हल्का सा इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आपका ये नहीं कि साहब फिर बोलते समय नहीं कि आपका यानी कि चक्करगिन्नी हुआ जा रहा है सिर, वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, है ना। हल्का सा यानी कि मूवमेंट हो सकता है थोड़ा बहुत, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वो भी जब उसको आपको एक्सप्रेशंस देना है एग्री का या डिसएग्री का, इस तरीके से आपको मतलब सिर का मूवमेंट करना। सामान्यतः यानी कि आपको सिर को कोई रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाता है तो चलेगा, है ना, हल्का फुल्का। लेकिन ये है कि आपका बहुत ज्यादा सिर नहीं घूमना चाहिए, है ना। इसके बाद है बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि पूरी बॉडी का यानी कि आपका क्या यानी कि होना चाहिए, मतलब हर समय आप कॉन्फिडेंट दिखें, ये बहुत जरूरी होता है। उसमें ये है कि जब आप बैठे हुए हैं तो आपकी पूरे ऑल टाइम और इसी चीज का आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो मॉक इंटरव्यू जब आपके होते हैं तो जितनी बातें मैंने बताई हैं इन सारी बातों को आपको वहां पर अप्लाई करना है बाकायदा। कि यहाँ समझ तो बहुत कुछ लिया है, मैं बार बार ये बोलता हूँ कि बार बार यानी कि सुनना और समझना ये रहता है कि हाँ आप यानी कि उस चीज के लिए अवेयर हो रहे हैं सुन करके और समझ के, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा खुद ही। तो बार बार आप यानी कि घर पर भी प्रैक्टिस करें
जिससे क्या होगा कि मॉक इंटरव्यू के दौरान आपसे कोई गलती नहीं होगी, और होगी तो धीमे धीमे वो आपकी कम होती चली जाएंगी। और फाइनली जब आप इनकी मॉक इंटरव्यू के बाद इनके आप फाइनल जिस दिन इंटरव्यू देने जाएंगे, तो ये सारी चीजें आप इनकी एक सहज तरीके से करेंगे। हो सकता है कि अभी आपको इनके कुछ चीजों पर कॉन्शियस रहना पड़े, लेकिन वहां फिर आप कॉन्शियस रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होंगी आपकी, है ना, कि आपका एक अनकॉन्शियस जो माइंड होता है ना, उसमें सारी चीजें फीड होती चली जाएंगी, और फिर वहां पर एक आप नॉर्मल बिहेव करेंगे। यहाँ पर हो सकता है प्रैक्टिस के समय पर कुछ आपसे गलतियां हों, है ना, प्रैक्टिस करते समय आप उतने बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंट ना दिखें, हो सकता है कि आपका चेहरे पर टेंशन दिखे, आपका सहज भाव नहीं दिख रहा है, या आप हाथ पैर चला रहे हैं बैठे बैठे, है ना, या आपका एक्साइटमेंट वहां पर दिख रहा है। तो ये सारी चीजें अभी प्रैक्टिस के दौरान गलतियां हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं गलतियों को सुधार करके हमें आगे बढ़ना है। तो ये देखिए आज जो बॉडी पॉस्चर है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि जब आप एंटर करते हैं तो जो आपके इंडिविजुअल बैठे हुए हैं, साक्षात्कार लेने वाले लोग, वो एक एक्सरे मशीन लेके बैठे हैं, या यूं कहते हैं कि एमआरआई मशीन ले बैठे हैं। वो पूरा आपके एकदम से उन्होंने, हाँ, उन्होंने एक्सरे कर लिया, आपका एमआरआई कर लिया, और उस पर फिर माइन्यूट बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन कर लिया। मतलब ये कि आपका लगभग 20% जो है ना इंटरव्यू हो गया, मतलब गेट से लेकर के और चेयर तक आने तक। एक, हाँ, मेन चीज है कि एक आपके मतलब आपके बारे में एक उनकी राय बन गई, परसेप्शन बन गया कि ये व्यक्ति या किस टाइप का है। मतलब बहुत कुछ बॉडी लैंग्वेज कह देती है ना कि साहब, बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत सारी चीज जज कर ली जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बॉडी लैंग्वेज आपकी पूरी उसी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ में और सहज भाव के साथ में दिखनी चाहिए। तो ये बॉडी लैंग्वेज से हमें क्या दिखाना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना और सहज भाव दिखाना, कूलनेस दिखानी, है ना, और अलर्टनेस भी हो। कूल का मतलब वो नहीं होता एकदम से डल हो जाए, कूल से मतलब है कि एकदम से शांत है, अलर्ट है और कॉन्फिडेंट है। ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज में समझ में आनी चाहिए। कम से कम जो हमें मालूम है वो ऐसा देखना चाहिए। मैंने कहना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एक कहा जाता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन तो यही है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत एकदम से अट्रैक्टिव रहा, तो वो आपके बारे में राय बन गई, अपने आप ही नहीं पर्सपेक्टिव बन गया कि ये पर्सन कितना कॉन्फिडेंट है, कितना कूल है, और मतलब बातचीत भी करेगा तो बहुत अच्छी तरीके से करेगा। तो ये यदि हार्वर्ड में आ रहा है तो ये लगता है कि लाइफ में व्यक्ति मतलब एकदम परेशान हैरान है ना, मतलब ये कि छोटी छोटी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, जो नॉर्मल बातें भी है ना, तो उनको ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। कामनेस नहीं है, ये बहुत जरूरी होता है। कूल कामनेस आपकी होना चाहिए एकदम से, है ना, आप एकदम से लगे कि हाँ बिल्कुल इस चीज को बड़े सहज तरीके से ले रहे हैं, कहीं कोई इनको टेंशन ही नहीं है, बस सिर्फ ये हमसे मिलने आए और हमसे बातचीत करने आए, अपने बारे में बताने आए, मतलब एक नॉर्मल आपका बिहेव होना चाहिए। किसी चीज तरह अपने बॉडी में न तो नहीं क्या कहने की एकदम से अकड़न होनी चाहिए और ना ही एकदम से सिकुड़न होना चाहिए, है ना, एकदम से आपको एकदम से ना तो बॉडी स्ट्रेस में लाना है और ना ही एकदम से डलनेस दिखानी है। आप बिल्कुल एक सहज तरीके से जो कूल होता है काम एकदम से ऐसे खड़े होना। तो जब आप खड़े ना तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए, तब आखिर के मतलब ये आपका ऐसा ये हो जाता है आपका इस तरह से, है ना, ये मतलब हल्का सा ये उंगलियों को फोल्ड, ये एकदम से ऐसे नहीं, हल्के से फोल्ड ऐसे, है ना, ये नॉर्मल फोल्ड करना नहीं है। जो नॉर्मल फोल्ड होता है ना वो अपने आप हो जाएगा नेचुरल। हाँ, नेचुरल जो है ना, ये एकदम ये नहीं था, है ना, स्ट्रेट हो रहे हैं नहीं, और ये भी नहीं, ये डलनेस दिख रहा है, तो नॉर्मल एकदम कूल एकदम, कोई वो नहीं है। और ये आपका हल्का सा जो नेचुरल फोल्ड होता है वो हो जाएगा, आपको करना नहीं है अपनी तरफ से, तो जो हो जाता है इस तरह से जो नॉर्मल खड़े होते हैं, और एकदम से ऐसे स्टैंड अप वाली पोजीशन भी नहीं, है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये शायद चीज़ें आपको अब घर पर प्रैक्टिस करेंगे, वो बार-बार करेंगे, तो जितना बार-बार करेंगे उतने आप नॉर्मल होते चले जाएँगे। ना जैसे आपने देखा कि पहली बार जितनी गलतियाँ हुई, लास्ट में जाकर के नॉर्मलाइज़ हो गए बिल्कुल पूरी तरीके से आप। तो यही आपको यानी कि अपने आप को जितना सहज तरीके से आप ला पाते हैं, अपने आप को कूल कर पाते हैं, वही यानी कि इसका बॉडी पोस्चर का यानी कि हमारा पर्पज़ था बताने का। और इसमें यही है कि आपका
फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये इंटरव्यू का एक आपके बारे में राय बन जाती है कि हाँ ये व्यक्ति इस तरीके से है। तो आपका मैंने कहा था कि लगभग 20% इंटरव्यू इसी से हो गया। अब आगे बातचीत स्टार्ट होगी तब और चीजें वो तय करेंगे आपके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ तक आप यानी कि पूरी तरह से एक अपनी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो इस तरह से पॉजिटिव दिखनी चाहिए, है ना, अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए, है ना, और ड्रेसअप भी एकदम से जो एक प्रोफेसर जैसा, है ना। तो वो ड्रेस के बारे में हमने पूरा आपका पहले क्लास ले चुका हूँ, वो वीडियो आपके यानी कि ऐप पर डली हुई है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से आपको क्या चीज पहनना है और किस तरीके से वो पूरा, ठीक है जी बिल्कुल। हाँ ये बहुत अच्छा, ये मैं अभी आपसे बोलने वाला भी था कि ये अगला जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम आंसर देते समय हमारा यानी कि क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको जब आपसे बात कोई पूछी जा रही है तो उसमें पहले तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और ध्यानपूर्वक सुनने से मतलब ये कि वो ऐसा आपके चेहरे पर एक्सप्रेशंस होना चाहिए कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब आप बोरियत महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने आप को एक एनर्जेटिक तरीके से और एक इंटरेस्टेड वे में दिखाना है आपको कि हम आपकी बात को बहुत इंटरेस्ट तरीके से सुन रहे हैं। सुनने में भी एक इंटरेस्ट दिखना चाहिए आपके किससे, फेस से, ठीक है। फिर आप पूरे मतलब जब वो जो आपसे पूछ रहा है उसी की तरफ आपका आई कांटेक्ट पूरा हो जाना चाहिए। आंसर देते समय तो रहेगा ही, लेकिन जैसे ही आपसे क्वेश्चन जिस पर्सन ने पूछा तो हमारा आई कांटेक्ट उसी पर्सन से हो जाना चाहिए, जो भी बोर्ड मेंबर आपसे पूछ रहा है उससे हो गया। पूरी बात आप सुनिएगा अच्छी तरीके से, और सुनने के बाद तुरंत ही नहीं कि साहब लाइन से लाइन मिलाई दूं मैं, नहीं, थोड़ा सा पॉज आपको लेना है, पॉज लेकर के फिर बोलना स्टार्ट करना। आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन हुआ है या तो आप कोई शब्द अच्छी तरह से नहीं सुन पाए इनका, या फिर आपका मतलब समझने में दिक्कत हुई है, तो आप यानी कि बोल सकते हैं नहीं पार्डन सर, सर प्रश्न को दोहराने का कष्ट करें, सर प्लीज रिप्लाई, मतलब सॉरी, है ना। तो ये आप यानी कि अपनी तरफ से बोल सकते हैं, सर प्लीज रिपीट क्वेश्चन, है ना, सर दोबारा से बोलने का कष्ट करें, है ना, है ना। इस तरह से कोई भी आप जो जिसमें सहज है, ये जरूरी नहीं कि इसी तरह से आपको बोलना, जो शब्दों में आप आसानी से बोल सकते हैं उस तरीके से आप क्वेश्चन को फिर दोबारा से सुन लीजिएगा, है ना। या किसी एक पार्ट को मतलब क्वेश्चन जैसे लेंदी हो रहा है, कई बार क्या होता है कि वो पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं फिर उसमें क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि एक हमें जैसे पार्ट समझ में नहीं आया क्वेश्चन का, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, मतलब आंसर करने से पहले आप, लेकिन बार बार नहीं होना चाहिए ये चीज, एक आध दो क्वेश्चन में तो हो सकती है, बार बार कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप यानी कि ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, फिर आपके बारे में गलत राय हो जाएगी। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा, लेकिन बार बार आप इस टाइप से कर रहे हैं तो ये मान लिया जाता है कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं है, मतलब यहाँ पर आप बैठे जरूर हैं, क्या प्रेजेंस बॉडी एब्सेंट माइंड है आप, तो फिर वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं। एक दो बार तो हो सकता है कि भाई चलिए क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा आप क्लियर करना चाह रहे हैं कि हम क्या बताएं आपको, है ना, यह क्वेश्चन लेंदी था तो वो आपका एक छोटा सा पार्ट उसका आपको समझ में नहीं आया, तो वहां पर रिपीट करने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आप आंसर जो करेंगे ना उन्हीं मेंबर को करेंगे जिन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। फिर यदि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो वो सीधा उन्हीं को आई कांटेक्ट करके आप आंसर दे दीजिएगा। जहां आपको उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करना है तो पहले आप यानी कि उन्हीं मेंबर से जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उनसे आई कांटेक्ट रखेंगे, फिर यानी कि आप दोनों मेंबर की तरफ देखेंगे, मतलब ये है कि हम आपको भी ये बात बताना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से। लेकिन हमारा जो और लंबा क्वेश्चन हो रहा है तो एक दो बार और यानी कि आप बीच में आई कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा मेन जो आई कांटेक्ट है उसी पर्सन के साथ में हो जिसने हमसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन मैंने कहा ना कि के ऊपर आंसर डिपेंड करेगा, आंसर की लेंथ बढ़ती जाए तो यानी कि आई कांटेक्ट आप यानी कि दो तीन बार कर सकते हैं अदर मेंबर से, ये क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर भी छोटा सा है, लेकिन बार बार आप आई कांटेक्ट लोगों से अदर मेंबर से करने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत है। मैंने कहा फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा एक ही आपका आई कांटेक्ट से खत्म हो गया, क्योंकि वो उसमें ज्यादा आंसर होते ही नहीं। आपका जहां व्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, या जहां सिचुएशनल क्वेश्चन होता है, तो सिचुएशनल क्वेश्चन में यानी कि
थोड़ा सा यानी कि लेंदी आंसर हो जाता है, तो वहां पर आपका आई कांटेक्ट इस तरह से हो सकता है। अब इसके बाद एक चीज और होती है कि आंसर देते समय आपको क्रॉस क्वेश्चन हुआ, दो तरह के क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। एक क्रॉस क्वेश्चन यही है कि जिस मेंबर ने क्वेश्चन पूछा, आपने पूरा आंसर भी नहीं कर पाया, उन्होंने आपको मतलब उसी में से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन निकाल के आपसे पूछ लिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए? जो पहले क्वेश्चन था उसको पूरा कंप्लीट करें कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट करें? बिल्कुल, मतलब ये कि वो आपकी बात से सहमत हो गए यहां तक, अब वो आपकी आगे बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, मतलब जो आपने कहा है या तो पूरी तरह से एग्री हो गए या डिसएग्री हो गए, ये उनका व्यू हो सकता है। लेकिन ये कि जो भी हुए हैं, अब आपको अगला जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो इसी क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। अब एक चीज और होती है कि क्वेश्चन आपको पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो किसी मेंबर ने आपसे पूछा था और उसी क्वेश्चन से सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अदर मेंबर का हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, मतलब ये है कि वो पूरे तीनों लोग यानी कि वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये माना जाता है कि तीनों लोगों की तरफ से क्वेश्चन था। अब यानी कि ये क्वेश्चन आपका यहीं खत्म होता है, इसका जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन रेज हुआ है उसका आप आंसर दीजिएगा, तो आपको वहां पर वो आंसर देना है। अब एक और हो सकता है कि जैसे आपसे कोई क्वेश्चन एक मेंबर ने पूछा था, वो आपका आंसर पूरा नहीं हुआ है, अब अदर मेंबर ने क्या हुआ है कि बिल्कुल इससे हटके यानी कि अलग टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ, मतलब वो वहीं पर आपको स्टॉप कर देना है। मतलब आप गाड़ी चला रहे हैं, एकदम से ये ब्रेकर हैं आपके, तो वहीं पर आपको ब्रेक लगा देना है, मतलब वहीं खत्म, स्टॉप, यानी कि आप उस साइड में पहुंच जाएंगे और आपका आई कांटेक्ट भी उन्हीं के साथ में हो जाएगा जिन्होंने आपसे क्वेश्चन रेज किया, अभी नया क्वेश्चन उन्होंने पूछा नए मेंबर ने, उनके साथ में हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बारीक बातें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी है। हाँ हाँ, बिल्कुल, यदि आप किसी भी क्वेश्चन में डाउटफुल हैं या सिचुएशनल क्वेश्चन उनमें, अब जैसे मान लीजिए आपको एक फैक्ट वाइज कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि ये मुझे पता है और बिल्कुल आप कंफर्म भी नहीं है, यदि आपको बिल्कुल नहीं मालूम है तो सीधी सीधी क्या, सॉरी सर। अच्छा, सॉरी बोलते समय गिल्टी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस उतना ही होना चाहिए जितना आप आंसर देते समय कॉन्फिडेंट थे, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ में आप सॉरी बोलेंगे, आत्मविश्वास के साथ, सॉरी सर मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना। हाँ, वो यानी कि अभी पढ़ने की बोलने की जरूरत नहीं है, हाँ अभी नहीं, वो कब यानी कि जब यानी कि आप उलझते जाते हैं तब ये बात बोलनी है, अभी सीधा सीधा फैक्ट था तो वहां आप सॉरी बोल दीजिए, सॉरी सर मुझे मालूम नहीं है या अभी मुझे याद नहीं है, ठीक है, सॉरी बोल करके, या मैं अभी याद नहीं कर पा रही हूँ या मुझे याद नहीं है सर, इस तरह से एक हो गया। इसके बाद सॉरी भी ऐसा सहज दिखना चाहिए कि ऐसा नहीं कि साहब मैं आपके बड़ा एहसान कर रहा हूँ सॉरी बोल करके, समझ रहे ना, सॉरी में भी हर्ट ना हो जाए, मतलब ऐसा लग रहा है कि सॉरी बोल करके बड़े मेरे ऊपर एहसान करने वाला है, मतलब उसमें भी सहज दिखना चाहिए, सॉरी सर, है ना। और एक आध थोड़ा सा लाइन में एक्सप्लेन भी कर दो, सॉरी सर अभी मुझे याद नहीं आ पा रहा है ना सर, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ये मतलब थोड़ा सा, हर बार ये नहीं बोलना है कि साहब रिकॉल नहीं कर पा, मतलब बार बार यानी कि क्या हो रहा है कि सॉरी हो रहा है तो मतलब सॉरी भी चल जाएगा, सॉरी के बाद फिर एक्सप्लेन नहीं करना, एक आध क्वेश्चन में हो रहा है तो यानी कि आप शब्दों को बदलते रहें, फीडिंग नहीं होना चाहिए कि साहब ये सॉरी बोला जाएगा तो इसके साथ में ये वर्ड बोले जाएंगे, नहीं, आप यदि हिंदी को प्रायोरिटी दे लेते हैं तो ठीक है ना, लेकिन आप यानी कि एकदम से टिपिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हिंदी की भी, तो वो भी बनावटी लगती है, क्या श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ, तो एक मतलब थोड़ा बनावटी टाइप का नहीं लग रहा है ना, फिर क्योंकि आप यहाँ पर बैठेंगे तो एक अलग टाइप की लैंग्वेज यूज करेंगे, तो ऐसा मत करो, है ना, क्या सर मैं अंदर आ सकती हूँ, तो ये ठीक है, नहीं मतलब नहीं श्रीमान तो नहीं करेंगे कम से कम, समझ रहे ना, एक ऑफवर्ड लग रहा है ना एकदम से, कि एकदम से बिल्कुल सहज तरीके से नहीं, मतलब सोच समझ के आए था भी हमें बोलेंगे श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, क्या सर मैं अंदर आ सकती हूँ, बस नॉर्मल हो गया, है ना, या मैं कम इन सर, तो जिसमें आप कंफर्ट हो रहे हैं
और मुझे लगता है इसमें कोई कंफर्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या सर मैं अंदर आ सकती हूँ, तो ये थोड़ा कंफर्ट है। अब वो थोड़ा टिपिकल एकदम लैंग्वेज आप यूज करोगे जाकर के, तो वो यानी कि आपको तो बोलने में दिक्कत होगी, और फिर आपको यहाँ पर बैठते समय वो आपको देखेंगे बाइलिंगुअल आप बात कर रहे हैं, है ना, इंग्लिश मिक्स कर रहे हैं, वो वहां आपने मिसमैच हो जाएगा। वो आपका जो करेक्टर है ना, वो आपके बातों से मैच करना चाहिए, बस मेन बात ये है। आप जैसे हैं वैसे आप दिखना चाहिए, कुछ बनावटी नहीं दिखना चाहिए कि साहब ये कुछ अभी आर्टिफिशियल पर्सन है, ये वो चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम नेचुरल सहज, वो चीजें हर समय दिखनी चाहिए, शुरू से लेकर के लास्ट तक आप जिस तरह से बात करते हैं उसी तरीके से। हाँ, कोशिश ये करें, अभी प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं कि आप इनकी हिंदी के जो टर्म्स है ना उनको यूज करना स्टार्ट करें, है ना। और हिंदी वो टिपिकल नहीं जो लिखी जाती है, जो हिंदी जो बोली जाती है उस हिंदी को बोलना शुरू करें। मैंने कहा ना कि एक लिखने वाली हिंदी होती है और एक बोलने वाली होती है, तो जो बोलने वाली है ना वो यानी कि हमारी आम बोलचाल की हिंदी होती है, वो ही यानी कि हम डेली लाइफ में डेली रूटीन में जो हमारी चीजें चलती है ना जिस तरह से हम बोलते हैं, बस वही हिंदी का हमें उपयोग करना है। ध्यान ये रखना है कि ऐसे लोकल वर्ड नहीं बोलना है ना, जैसे बहरेंट हो गया, है ना, और अपने इधर हजीरा साइड की लैंग्वेज घंटा बोले, तो ये मतलब एक बहुत अजीब से लैंग्वेज आप यूज करते रहते हो, वो चीजें निकल के नहीं आनी चाहिए, है ना, एकदम से लोकल वर्ड कहीं भी नहीं, है ना। अब जैसे जो स्थानीय जो वर्ड आते हैं ना वो नहीं बोलना है आपको, हाउ, हाउ सर, तो ये हाउ सर नहीं होना चाहिए। अच्छा, और एक चीज और होती है कि कुछ आपके शब्द जो रिपीट होते हैं वो फोकस करें, मतलब जिनको बोलते हैं तकिया कलाम आपका है ना, तो वो नहीं बार बार आना चाहिए कि बार बार वही वर्ड का आपका रिपीटेशन कर रहा है। आई मीन, आई थिंक, कुछ लोग होते हैं ना इस तरह से, है ना, आई थिंक, आई मीन, मतलब ये इस तरह से नहीं, मेरा मतलब सर, है ना, मेरा मानना, मेरा मानना, तो ये मतलब कुछ लोगों के जो वर्ड्स होते हैं ना रिपीटेशन वाले, बार बार जो रिपीट हो रहा है, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ये कब होता है कि जब यानी कि हमारा वर्ड सिलेक्शन नहीं होता है, या हमारे जो सोचने में मतलब प्रॉपर नहीं होता है, या हम अभिव्यक्ति इस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो वो कमी को दिखाता है कि आपके पास में शब्दों की कमी है, आपके पास में विचारों की कमी है, तो इस वजह से ये आपका रिपीटेशन बार बार किसी वर्ड का हो रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, अब आप, हाँ वही मैं अभी बता रहा था, जैसे मान लीजिए कोई आपको फैक्ट ऐसा है कि बिल्कुल क्लियर नहीं है, न तो आपको ये पता है कि साहब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, और ये भी नहीं कि साहब ये बिल्कुल सही भी है, तो आप वहां एकदम गलत नहीं बोले हैं, तो आप वहां पर यानी कि उनसे परमिशन ले सकते हैं, क्या सर मैं गैस कर सकती हूँ, क्या सर मैं अनुमान लगा सकती हूँ। आप बिल्कुल, जैसे उन्होंने सिचुएशन आपके सामने क्रिएट की, तो आप तुरंत नहीं बोलना चाह रहे तो आप बोल सकते हैं सर मैं थोड़ा सा सोचने का वक्त मुझे मिलेगा, या मैं थोड़ा सोच सकती हूँ, परमिशन लेकर के, मतलब एकदम से तो वैसे भी नहीं बोलना होता है ना, बोल ही नहीं पाते हैं, और आपको लगता है कि मुझे और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, मतलब पॉज के अलावा एक पॉज दो पॉज तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप यानी कि शांत बैठे हुए, मतलब 3-4 सेकंड से ज्यादा आप बैठे हुए, तो फिर आपको लगता है मुझे सोचने का टाइम चाहिए, तो आप उनसे परमिशन ले लीजिए कि सर थोड़ा सा मैं सोचने का समय ले सकती हूँ, या मुझे थोड़ा सोचने की टाइम मिलेगा सर।